बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से भी है और अहम तरीन ट्रेड रहनुमा भी हैं, चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड डेवलपर्स भी हैं और इस्लाह ऑल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लू एरिया के सीनियर नायब सदर भी हैं। आज हम इनसे मुल्क में जारी रियल एस्टेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताजर कम्यूनिटी के मसाइल और लेटेस्ट जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क में और बिलखुसूस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इन तमाम इशूज़ पर इनकी माहिराना आरा से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जनाब राजा हामिद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपनी गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। राजा साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुल्क में एक बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, दीगर जलसे जुलूस धरने एहतजाज वगैरह हो रहे हैं और देखने में ये आया कि इन तमाम चीज़ों का बराह रास्त असर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे पड़ता है। तो आप इस्लामाबाद में ताजर बरादरी के अहम तरीन रहनुमाए, आप हमारी ये रहनुमाई फरमाइए कि इन तमाम चीज़ों का असर इस्लामाबाद की ताजर कम्यूनिटी पे कितना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो जितने भी धरने या जो भी लॉन्ग मार्च हो या किसी भी सियासी पार्टी का हो, डेफिनेटली इस्लामाबाद पे एक नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन देखना ये होता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या उससे पहले सब ठीक चल रहा था, फिर तो डेफिनेटली ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन ये धरने, ये मार्च, इससे पहले पिछले 6 महीने से जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें एक नुमाया एक हफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। जो बिज़नेस रियल एस्टेट से जुड़े कोई 38 इंडस्ट्री चल रही हैं और वो सारी की सारी तबाही की तरफ जा रही थी और पहले ही लोग परेशान थे, कारोबारी नीचे जा रहा था। और पिछले दिनों आपने सर्वे भी देखा होगा, 88% जो ताजर है वो मायूसी का शिकार है। और वो मायूसी का शिकार इस धरने और मार्च की वजह से नहीं है, वो इससे पहले ही है। लेकिन जब ये चीज़ और आएगी, इस्लामाबाद की तरफ लोग आएंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा एक नेगेटिविटी बढ़ेगी और मैशत और नीचे हमारी जाएगी। ये मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा हल होना चाहिए जो बगैर इन धरने और मार्च के अलावा ही इसका हल निकलना चाहिए। राइट सर। अच्छा अपना राजा साहब, आप जो है वो ब्लू एरिया में ताजर बरादरी की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और ये जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं ये साथ ही डी चौक है। तो जितने भी हम ये देखते हैं लॉन्ग मार्च या धरने वगैरह होते हैं उसमें ये डी चौक आके बंद कर दिया जाता है। तो करीब ही ब्लू एरिया में आप लोग मौजूद हैं, तो आप लोग इस सारी सिचुएशन में कितना सर्वाइव करते हैं? इसमें जी ओवरऑल तो पूरा इस्लामाबाद इसमें सफ़र करता है, लेकिन ब्लू एरिया ख़ास तौर पे मैं पिछले 20 साल से इस्लामाबाद ब्लू एरिया में हूँ। ब्लू एरिया में हमेशा ज़्यादा सफ़र किया है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग गाहक इस्लामाबाद और ख़ास तौर ब्लू एरिया की तरफ नहीं आता और जितना हमारा छोटा कारोबारी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। बड़े भी होते हैं लेकिन ये दुकानदार और जितना, क्योंकि मैं ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का सीनियर सदर भी हूँ तो हमारा हर एक ताजर से रब्ता होता है, तो काफ़ी ये मुश्किल से गुजरना पड़ता है हमें। राइट सर। राजा साहब ये फरमाइएगा कि आप ब्लू एरिया में माशाल्लाह ताजर बरादरी के सीनियर नायब सदर हैं और आपके पास एक अहम तरीन ओहदा है और बड़ा आपका एक्सपीरियंस भी है। हमने देखा कि ब्लू एरिया में एक बड़ा मसला और देरीना मसला यहाँ पे पार्किंग का है और गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करने के लिए अगर जगह मिल जाए तो वो किसी मोजे से कम नहीं होती। आप ये फरमाइए कि ये देरीना मसला क्यों नहीं हल हो रहा और आपकी नज़र में इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें जो पार्किंग का प्रॉब्लम है ये ओवरऑल सिर्फ ब्लू एरिया में नहीं है, ये F10 G11 तमाम मराकज़ में है, लेकिन ब्लू एरिया में इसका मसला थोड़ा ज़्यादा है। हमने पिछले जो एसोसिएशन थी हमारी, जो पहला टेन्योर था उसमें के अंदर 2 पार्किंग हमने अप्रूव कराई हैं। एक सेवर के सामने आधा शुरू हो चुका है और एक और भी है, लेकिन उसके बावजूद को ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है और बहुत बड़ी जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं वो ब्लू एरिया की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका आने का, क्योंकि एक नाम है ब्लू एरिया की ख़ास मकाम रखता है, तो उस वजह से ख़ास उसकी वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके लिए अभी भी हमारी जो एसोसिएशन है वो CDA चेयरमैन जो हैं उनके साथ रब्ते में है कि कुछ और भी इसका ये ग्रीन बेल्ट सामने जो है या तो इसको
हमारे पार्किंग के लिए दी जाए। इस तरह की चीज़ चल रही है, लेकिन ये डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप हमारे फोरम से जो है वो अरबाब इख्तियार को क्या मुतालबा करेंगे कि ब्लू एरिया में पार्किंग का ये मसला हल हो जाए? सर, पार्किंग प्लाजे ही बनाए जाएं, जिस तरह एक शुरू हो चुका है, एक की अप्रूवल और भी है, उसको भी जल्द शुरू किया जाए और ये ग्रीन बेल्ट को पार्किंग के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, पार्किंग प्लाजा और ये ग्रीन बेल्ट को पार्किंग करना पड़ेगा। जी, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर राजा हामिद महमूद साहब ने हमारे फोरम से ये अपील की है कि जो ग्रीन बेल्ट है, अगर इसको पार्किंग एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो ब्लू एरिया में पार्किंग का देरीना मसला जो है वो हल हो सकता है। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को सुनकर अरबाब इख्तियार इस जानब अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे। अच्छा राज साहब, ये फरमाइए कि ताजर कम्यूनिटी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उन मसाइल के हल के हवाले से एसोसिएशन भी काम कर रही होती है और दीगर अरबाब इख्तियार के फोरम्स में भी आप जा रहे होते हैं और आप भी बतौर सीनियर रहनुमा ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए ज़ाती तौर पे भी बड़े कोशां रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि ताजर बरादरी भी आपस में तकसीम दिखाई देती है, ग्रुप बन जाते हैं, दड़ेबंदियाँ होती हैं और आपसी चपकलिश में भी बाज़ औक़ात ताजर बरादरी जो है वो डिवाइड होकर रह जाती है। तो आप नहीं समझते कि जो जर्नल मसाइल हैं उनकी सोल्यूशन के लिए ताजर बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होकर मुकाबला करना चाहिए? बिल्कुल जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब पीटीआई की हुकूमत में हमारा टैक्स का मसला था तो हम एक पेज पे थे और हमने काफ़ी टैक्स के बारे में और काफ़ी चीज़ों का एडवांटेज लिया और उसके जितने भी छोटे बड़े मसले थे उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80-90% हल कराए। लेकिन इस दफ़ा हमारी जो यूनियन थी या जो भी हमारे ग्रुप थे उनमें वो इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, तो उसमें हम नाकाम हो गए। तो इसमें कबाते हैं, डेफिनेटली कबाते हैं, लेकिन जब भी कबातों का शिकार हुए हैं ताजर नुकसान में क्या है और जब भी यकजा होकर काम कोशिश की है तो उसमें हमें कामयाबी मिली है। लेकिन ये बदकिस्मती है, हर एक धड़ेबंदी और ये चीज़ें हर सिचुएशन एसोसिएशन में रहती हैं। आप बतौर सीनियर रहनुमा अपनी ताजर कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ज़िमन में? तो इसमें यही है कि ताजरों को चाहिए कि अपनी सियासी जो लगाव है उसको छोड़कर जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है ताजर बिरादरी का, उसमें एक हो के अपनी बिरादरी के लिए, अपने जो बिज़नेस के लिए एक हो के हमेशा कोशिश किया करें, उसी में कामयाबी है। जी, अहम तरीन ट्रेड रहनुमा ने आज हमारे फोरम से अपनी ताजर कम्युनिटी को ये मैसेज दिया है कि अपने मसाइल के हल के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नागुज़ीर है। अच्छा राज साहब, ये फरमाइएगा कि ताजरों का एक बड़ा फोरम बिज़नेस कम्युनिटी का, ट्रेड कम्युनिटी का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, लेकिन हमने देखा है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिर्फ बड़े ताजरों को ही जगह दी जाती है, उन्हीं को नुमाइंदगी दी जाती है। जो छोटे ताजर हैं उनको वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से छोटे ताजर जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास एक बड़ा और मजबूत फोरम नहीं रहता। आप ये नहीं समझते कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में छोटे ताजरों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए ताकि वो भी अपने मसाइल के हल के लिए कोशा हों? जी बिल्कुल, उसमें देनी चाहिए। ओवरऑल स्मॉल चैम्बर भी है, स्मॉल चैम्बर में छोटे ताजरों के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन बड़े चैम्बर में भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े चैम्बर में जब छोटे ताजर की अप्रोच नहीं होती तो वो एक मायूसी का शिकार होता है, एहसास कमतरी में जाता है। तो इसमें बिल्कुल नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए और हमारी कोशिश भी है, हमारे जो रियल एस्टेट से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं वो ऐसी चीज़ों को भरपूर तरीके से चैम्बर तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो छोटा ताजर है उसकी नुमाइंदगी भी चैम्बर में ज़रूर होगी। जी, चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड डेवलपर्स और सीनियर ट्रेड रहनुमा राजा हामिद महमूद साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड डेवलपर्स और सीनियर ट्रेड रहनुमा जनाब राजा हामिद महमूद साहब और हम इन डिफरेंट इशूज़ पर इनकी माहिराना राय से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। अच्छा राज साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और इन्हीं सोसाइटीज़ में एक ताज रेजिडेंशिया है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। आप ये फरमाइए कि क्लाइंट्स के लिए ताज रेजिडेंशिया किस हद तक जो है वो महफूज सोसाइटी है, किस हद तक बेहतर सोसाइटी है, और साथ ये भी फरमाइए कि सेंटोरस मॉल 2 जो कि उन्होंने अनाउंस किया उस पे काम कब तक स्टार्ट हो रहा है? जी, इसमें हाउसिंग सोसाइटी कोई भी हो उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं, लोकेशन, डेवलपर और जो उसका पीछे ओनर हो उसको देखा जाता है।
लोकेशन के हिसाब से ये पहला बड़ा ब्रांड है जो इस्लामाबाद में जो शहर के अंदर है। डेवलपर ये खुद हैं सरदार ग्रुप, और सरदार ग्रुप को दुनिया जानती है, ओवरसीज़ भी जानते हैं, पाकिस्तान में भी एक नाम रखते हैं, सेंटोरस की वजह से पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। उनका तमाम पैसा जो है, या आप कह लें कि 90% इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद जो आप सेंटोरस की बात कर रहे हैं, सेंटोरस ये अनकरीब इंशाल्लाह उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, या अपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर को बड़ा इस तरह की चीज़ शुरू करनी होती है, तो पहले देखते हैं कि कुछ रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो जाए। तो रेजिडेंशियल एरिया बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, वहाँ पे घर बन रहे हैं जिसमें 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सेंटोरस और कमर्शियल हब की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कटिंग शुरू हो चुकी है, और आप अगर अगले 6 से 8 महीने तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। राइट। अच्छा राज साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आप ये फरमाइए कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो कि मुल्क की इकानमी के लिए की भी रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, और चाह रहे होते हैं कि हम भी कोई प्लाट वगैरह ख़रीदें, लेकिन उनको 2 खतरात और ख़दशात दरपेश रहते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हाउसिंग सोसाइटी जो कुछ दिखा रही होती हैं मौके पर वो चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ यह है कि वो मुल्क में चूँकि मौजूद नहीं होते, पीछे उनके प्लाट पर कब्ज़ा हो जाता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए ताज रेजिडेंशिया किस हद तक महफूज और मौजूद तरीन सोसाइटी है इन्वेस्टमेंट के एतबार से? ताज रेजिडेंशिया में जी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ की है, क्योंकि जो सरदार ग्रुप है इनका काफ़ी ओवरऑल जो पाकिस्तान से बाहर है ओवरसीज़ के साथ बहुत अच्छा एक तल्लक भी है, और इनको लोग पसंद भी करते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ की है, और हर ओवरसीज़ यहाँ पे बहुत मुतमईन है। मेरे थ्रू भी काफ़ी लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है, जिस तरह आप स्टार्टिंग में सवाल कर रहे थे, करंट पोजीशन में जो ओवरसीज़ है वो ताज रेजिडेंशिया नहीं, पाकिस्तान के किसी एरिया में भी अपनी इन्वेस्टमेंट भेजने के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता कुछ इंस्टॉलमेंट मेरे किसी क्लाइंट की थी, मैंने उनको फ़ोन किया, ओवरसीज़ फ्रांस में होते हैं, कि अपना पैसा भेजें और अपनी क्लियर करें इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने कहा जी जब तक ये हुकूमत है हम ओवरसीज़ वहाँ से पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें यकीन नहीं है हम ऐसी सूरत हाल में अपना पैसा पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आजकल की सिचुएशन में बाहर से पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारी मैशत नीचे जा रही है। जनरल अगर आप बात करें तो जनरली जब भी बाहर के लोग आते हैं, विज़िट होता है, सबसे ज़्यादा इस एरिए में ताज के अंदर ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। वो कमर्शियल में भी है, रेजिडेंशियल भी है, हाई राइज बिल्डिंग में भी है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है, और वो बड़े यहाँ पे मुतमईन है। जी, बिजनेस वर्ल्ड डेवलपर्स के चेयरमैन राजा हामिद महमूद साहब ने हमारे फोरम से ये इंकिशाफ किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई मौजूदा गवर्नमेंट में जो है वो अपना पैसा मुल्क में भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं है। अच्छा राज साहब, ये फरमाइए कि रियल स्टेट सेक्टर से भी आपका माशाल्लाह ताल्लुक है। रियल स्टेट सेक्टर आजकल कैसा जा रहा है, कारोबारी हुजम कैसा है, बिलखुसूस इन 2 जुड़वा शहरों में? और साथ ये भी फरमाइए कि जो DC रेट में बड़ा इजाफा हो गया है, ख़ास करके रकबा जात के DC रेट में कई 100 गुना इजाफा हो गया है, इसी तरह तामीराती मटेरियल महंगा हो गया है। इन मसाइल को आप कैसे देखते हैं, और रियल स्टेट सेक्टर में कारोबारी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो कारोबारी सिस्टम है ये तो पहले ही काफ़ी स्लो था जब से ये हुकूमत आई है। अभी पिछले दिनों आपने अगर सर्वे देखा तो 88% जो बिजनेसमैन है उसने मायूसी का इज़हार किया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि कोई पैकेज दिया जाता है रियल एस्टेट को, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट का मैं इससे तलक भी रखता हूँ, और इस एक इंडस्ट्री को अगर आप कोई पैकेज देते हैं तो इसके साथ 38 इंडस्ट्री जो हैं वो मूव करती हैं और बेहतर होती हैं, जिससे मैशत हमारी बेहतर होती है। और किसी हुकूमत के नुमाइंदे को यहाँ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है कि मैशत नीचे जा रही है या रियल एस्टेट या कोई भी बिजनेसमैन जो है वो परेशानी का शिकार है। किसी प्लेटफॉर्म पे भी किसी हुकूमती नुमाइंदे को कोई टेंशन नहीं है।
जिससे दिन ब दिन हमारी मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, हुकूमत की अदम तवज्जोही और अदम दिलचस्पी जो है वो आप कह रहे हैं कि बड़ी मायूस कौन है। अच्छा राज साहब, इस ज़िम्न में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो साबका गवर्नमेंट थी उसने रियल स्टेट सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए बड़ी अच्छी स्कीमें दी, जिसमें एमनेस्टी स्कीम भी दी, रियल स्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। आप हमारे फोरम से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मौजूदा गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ देंगे कि ये रियल स्टेट सेक्टर जो है वो ग्रूम कर सके? इसमें जो सबसे बेहतरीन जो है वो पैकेज ही है। ये ऐसा पैकेज लाएं, टैक्स कम करें हैं, टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, जबकि सूरत हाल बनती नहीं थी टैक्स बढ़ाने की। टैक्स को कम किया जाए और लोगों को ऐसा पैकेज, जिस तरह पिछली हुकूमत ने पैकेज दिया उससे भी बेहतर पैकेज दिया जाए, जिससे ये इंडस्ट्री जो है ये ग्रोथ करे। और इसके साथ जिस तरह पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि आपको आइडिया भी है कि कमो बे 38 इंडस्ट्री इसके साथ जो चल रही हैं, आपका मजदूर से लेके टाइल वाला, ईंट वाला, रेत वाला, बजरी वाला, सरिये वाला, तमाम जो कारोबारी हैं वो उनका बिजनेस चल पड़ता है और मैशत इसी से ऊपर जाती है। तो इस हुकूमत को मशवरा है कि अपनी दूसरी जो आपकी मामलात हैं उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मैशत को बेहतर करने के लिए रियल एस्टेट की तरफ तवज्जो दें और एक अच्छा पैकेज लेके आएँ, जिससे मुल्क की मैशत भी बेहतर हो और हमारे जो कारोबारी हैं, जो 88% का सर्वे आ चुका है कि परेशानी के शिकार हैं, वो उससे निकलें और खुशहाल लाइफ की तरफ वापस आएँ। जी, 88% कारोबारी तबका जो है वो परेशानी का शिकार है और इनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत को जो है वो अहम तरीन इनिशिएटिव लेने होंगे ताकि ये मसाइल हल हों। चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड डेवलपर्स और सीनियर ट्रेड रहनुमा जनाब राजा हामिद महमूद साहब की माहिराना आरा से आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। इनसे गाय बगाए नशिस्तों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।